साथियों नमस्कार। साप्ताहिकी के इस कार्यक्रम में आज फिर एक नए प्रसंग के साथ, नए एपिसोड के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, पिछले 5-4 दिनों से मुझे कई मैसेजेस और कई मेल्स मिले और मुझे उन मैसेजेस में एक जो खास चीज़ जिसने मुझे अपील किया, मुझे कई मित्रों ने ये कहा कि सर, आपने ऑपरेशन थंडरबोल्ट जो इजराइल ने किया, एक ऑपरेशन पर्ल हार्बर जो जापान ने किया, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, लेकिन आपने इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन कमांडो ऑपरेशन अभी तक आपने कोई बताया नहीं है, तो कृपा करके उस पर किसी दिन चर्चा की जाए। और वो अपील मुझे बहुत अच्छी लगी। तो साथियों, आज मैं भारतीय सेना और भारतीय फौज के जो पराक्रम की अद्भुत कहानी है, वो अद्भुत कहानी मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। साथियों, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की अनेक कहानियाँ लिखी गई है, लेकिन ये कहानी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कहानी है और ये कहानी भी ठीक उसी तरह की कहानी है। फर्क इतना है कि इस कहानी में दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष भारतीय सेना से अनुरोध करते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि विद्रोहियों ने उनके देश पर कब्जा कर लिया है और हमारी मदद कीजिए। और उस समय भारतीय सेना सिर्फ 16 घंटे में सारा ऑपरेशन कवर करती है, सब कुछ करती है। और एक लाजवाब उदाहरण सैनिकों के शौर्य का ही है, जिसको भी आज आपके सामने साझा करना चाहते हैं। साथियों, इसका नाम है ऑपरेशन कैक्टस। इस ऑपरेशन कैक्टस के बारे में पहले मैं बता दूं कि ये जो भी जानकारी मेरे पास है, पब्लिक डोमेन पर जो भी कुछ मुझे जानकारी मिली है, उस जानकारी को मैं साझा कर रहा हूँ। और इसके अतिरिक्त सुशांत सिंह जी की, जो कि इंडियन आर्मी में रहे, बहुत अच्छी पोजीशन पर रहे, उनकी भी एक पुस्तक निकली थी ऑपरेशन कैक्टस, उसको भी मैंने पूरा पढ़ा। इन सारे सोर्सेज के साथ मैं आज आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। तो साथियों, ये ऑपरेशन है ऑपरेशन कैक्टस, 3 नवंबर 1988। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। ऑपरेशन कैक्टस, एक ब्रिगेडियर, भारत के राजदूत स्वयं, एक पायलट, एक नौसेना का कैप्टन और 140 कमांडोज। देखिए किस तरह से ऑपरेशन हुआ है। 3 नवंबर 1988 को सुबह 6 बजे श्री रोनेन सेन, रोनेन सेन ज्वाइंट सेक्रेटरी थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यालय में, उनको सुबह 6 बजे अपने घर पे एक मैसेज मिलता है टेलीफोन से, और टेलीफोन करने वाले हैं श्री कुलदीप सहदेव। अभी कुलदीप सहदेव जो हैं वो स्वयं भी विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो SBM, श्रीलंका, बर्मा और मालदीव, इन तीनों कंट्रीज को वो देख रहे थे। कुलदीप सहदेव उनको फ़ोन पे मैसेज करते हैं और वो कहते हैं कि मालदीव में विद्रोह हो गया है। अब मालदीव भारत के बिल्कुल पड़ोसी राष्ट्र है, और वो कहते हैं कि समुद्री मार्ग से कुछ छापा मारा है, और छापामारों ने जो हमला किया उसमें रेडियो स्टेशन, TV स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सारे महत्वपूर्ण ठिकानों पर उन्होंने, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, और वो किसी भी क्षण अब राष्ट्रपति को बंधक बनाने की योजना कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण सूचना थी ये। और उन्होंने बाद में ये भी बताया कि जो छापामार हैं उनकी पहचान हो चुकी है, और छापामार जो भी हैं वो पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम प्लॉट, इसके छापामार है। अब ये छापामार कौन है, इसके बारे में भी आपको बता दूं। 1988 में वैसे ही श्रीलंका में LTTE की प्रॉब्लम चल रही थी। LTTE से वैसे भी भारतीय सेना मुकाबला कर रही थी, और ये जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इंडियन इंटेलिजेंस ने ही खड़ा किया था, जस्ट टू काउंटर LTTE इन श्रीलंका। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ये भारतीय इंटेलिजेंस की एक पैदाइश थी। और उन्हीं असंतुष्टों के साथ एक मालदीव का एक असंतुष्ट अप्रवासी था, अब्दुल लुतिफी, और अब्दुल लुतिफी उनके साथ मिल जाता है और मिलकर के उन भाड़े के सैनिकों को वो आमंत्रित कर लेता है मालदीव में राष्ट्रपति श्री गयूम का तख्ता पलटने के लिए। अब 3 नवंबर का समय है, और ये सारे के सारे 80 छापामार एक साथ एक मालवाहक जहाज में आते हैं, और उसमें स्पीड बोट्स भी उनके साथ होती है, और मालवाहक जहाज से उतरते ही चारों तरफ ये जो मालदीव की राजधानी हिमालय में चारों तरफ
बंदूक की गोलियां और सब कुछ चलाते हुए आतंकित कर देते हैं उनको। और इसके साथ ही साथ कुछ सैनिक जो हैं, कुछ भाड़े के विद्रोही 2 या 3 दिन पहले से माले में आ चुके थे, भेष बदल कर आ चुके थे, और वो भी इन विद्रोही छापामारों से मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति बड़ी विषम हो गई। राष्ट्रपति गयूम, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति थे उस समय, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 50 वर्ष की उम्र थी, और वो 1978 से ही इस पद पर थे। अब देखिए स्थितियां कैसे बदलती है। 3 नवंबर की सुबह का ये वाकया है, और 3 नवंबर 1988 को ही राष्ट्रपति गयूम को मालदीव से भारत की यात्रा पर आना था, और भारत की यात्रा में भी सब कुछ फाइनल हो चुका था। लेकिन अचानक कहते हैं कि एक दिन पहले ही राजीव गांधी का मैसेज श्री गयूम के पास जाता है कि साहब इस यात्रा को स्थगित कर दी जाए, चूंकि उनको, श्री राजीव गांधी को भी पश्चिमी बंगाल में किसी इलेक्शन मीटिंग में अर्जेंट जाना पड़ गया। तो मालदीव के राष्ट्रपति से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब इस यात्रा का पोस्टपोन कर दीजिए। बल्कि सुशांत सिंह जी ने तो अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है कि एयर इंडिया का एक विमान श्री गयूम को लेने के लिए रवाना हो चुका था, उसको आधे रास्ते से ही वापस लौटाया गया दिल्ली के लिए कि भैया वो यात्रा पोस्टपोन हो चुकी है, इसलिए अब उस एयर इंडिया के प्लेन की जरूरत नहीं है। और भारत के उच्चायुक्त जो मालदीव में थे, मिस्टर बनर्जी, वो बनर्जी 2 दिन पहले इंडिया में आ चुके थे, क्योंकि जब भी किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर आता है तो उस देश में जो एम्बेसडर होते हैं, जो उच्चायुक्त होते हैं, वो पहले ही अपने प्रोटोकॉल या पूरी तैयारियों को अंजाम देने के लिए पहले आ जाते हैं। तो जो भारत के उच्चायुक्त A.K. बनर्जी थे वो 2 दिन पहले ही आ चुके थे। तो अब देखिए A.K. बनर्जी भी वहाँ पर मालदीव में नहीं है, गयूम को चूंकि आना था वो यात्रा उनकी पोस्टपोन हो चुकी, और ये जो भारत की यात्रा श्री गयूम की थी वो किसी तरह से विरोधियों को पता लग चुकी थी। तो विरोधियों ने सोचा कि ये भी अच्छा मौका है, गयूम तो मालदीव से बाहर रहेंगे और उसी समय इनका तख्ता पलट दिया जाए। अब हुआ क्या कि जो यात्रा पोस्टपोन हुई वो विद्रोहियों को पता लगी नहीं। विद्रोही इसी पशोपेश में थे, इसी भ्रम में थे कि वो गयूम यात्रा पर चले जाएंगे, पीछे से तख्ता पलट दिया जाएगा। सारी की सारी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से की गई, और उसी हिसाब से 3 नवंबर को विद्रोहियों ने अपना विद्रोह चालू कर दिया। वहां पर सुबह करीब 7:30 बजे A.K. बनर्जी को, जो इस समय दिल्ली में है, मालदीव से उनके सेक्रेटरी का फोन आ जाता है, और सेक्रेटरी कहता है कि साहब स्थिति बहुत खराब है, मालदीव में चारों तरफ विद्रोही घूम रहे हैं, बंदूक की गोलियां चल रही है, बमों की आवाजें आ रही है, और राष्ट्रपति को बंधक बनाने की योजना है। और उसी समय उनके सेक्रेटरी ने भी कहा कि साहब एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि मालदीव के राष्ट्रपति और मालदीव की सरकार ये चाहती है कि भारत किसी भी तरह से इस मामले में उनकी मदद करे, क्योंकि सबसे नजदीक का राष्ट्र है और भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि साहब मदद की गुहार आपसे भी लगा रहे हैं, इसके अलावा ब्रिटेन से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से भी लगाई गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि साहब हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रपति गयूम बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। कहते हैं कि भारत श्रीलंका में पहले से ही फंसा हुआ था LTT की वजह से। पाकिस्तान के पास रिक्वेस्ट गई तो पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर भारत कोऑर्डिनेट करेगा तो हम मदद कर सकते हैं, अदरवाइज हम मदद नहीं कर पाएंगे। श्रीलंका की स्थिति वैसे ही बहुत खराब थी उस समय LTT की वजह से, तो उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। अमेरिका को भी जब मैसेज गया तो अमेरिका ने कहा कि जो नियरेस्ट हमारा अड्डा है, नौसैनिक अड्डा, वो डिएगो गार्सिया में है, और डिएगो गार्सिया से वहाँ आने में कम से कम 2 या 3 दिन लग जाएंगे, तो वो स्थिति आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के सारी की सारी उम्मीदें भारत पर टिक गई। उसी समय कहते हैं कि राजीव गांधी को भी कांटेक्ट किया गया, क्योंकि राजीव गांधी बंगाल में थे। कई बार जब राजीव गांधी से श्रीलंका के बारे में जब बातचीत होती रहती थी तो राजीव गांधी का एक इंटेंशन ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में साफ था। राजीव गांधी ने कहा कि छोटे देशों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, और जो हमारे इस एरिया के जो छोटे देश हैं, इसीलिए श्रीलंका में भी उन्होंने सेना भेजी। तो ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में ये था कि अब मालदीव में हो सकता है कि शायद राजीव गांधी इंटरवेंशन करने का सोच लें, और इसी आइडिया को दृष्टिगत रखते हुए कुलदीप सहदेव ने एयर वाइस मार्शल, उस समय कीलर थे, कीलर से संपर्क किया और कीलर को ये कहा कि साहब मालदीव में स्थिति खराब हो गई और उड़ान के लिए एयरफोर्स का एक विमान आप तैयार रखें। अब वैसे तो सहदेव और कीलर के बीच में कोई प्रोटोकॉल बनता नहीं, क्योंकि वो एयर वाइस मार्शल थे, सहदेव ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, लेकिन दोनों मिलकर के श्रीलंका के ऑपरेशन में साथ काम कर रहे थे।
तो दोनों मिलकर के जब श्रीलंका के ऑपरेशन में काम कर रहे थे तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप उनकी डेवलप हो गई थी, और इसी के चलते हुए सहदेव ने कीलर को इन्फॉर्म कर दिया। कहते हैं कि कीलर से बात करने के बाद में सहदेव ने श्री रोनेन सेन से भी बात की। कहते हैं रोनेन सेन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के काफ़ी नज़दीक के सेक्रेटरीज में से थे, और रोनेन सेन ने ये कहा कि राजीव गांधी से बात हो गई है, और दिन में 12-12:30 बजे के आसपास किसी भी समय प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे, और उस समय मैं भी साथ रहूँगा और आपको भी साथ रहना है, और उसमें और दूसरे नौसेना के और एयर फोर्स के अधिकारी भी साथ रहेंगे। कहते हैं कि उसी बीच में एयर मार्शल एनसी सूरी थे उस समय। एनसी सूरी को भी स्थिति को बतला दिया गया, और ये भी कहा गया कि आप एयरफोर्स को किसी भी स्थिति के लिए अलर्ट पर रखिए। तो दूसरी तरफ एनसी सूरी ने भी एयरफोर्स को निर्देश दे दिए। कहते हैं कि करीब 12:30 बजे राजीव गांधी पहुंच जाते हैं साउथ ब्लॉक के वार रूम में, रोनेन सेन के साथ प्रवेश करते हैं, श्री कुलदीप सहदेव भी उनके साथ होते हैं, एयरफोर्स के आला अधिकारी भी वहीं सभी साथ होते हैं। देखिए साहब उस समय स्थिति कैसी विकट होती है। कहते हैं कि जब डिस्कशन होने लगा तो किसी को भी मालदीव की राजधानी माले का अनुमान नहीं था, कोई माले गया हुआ नहीं था। माले के उस एयरपोर्ट का जिसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि विद्रोहियों ने शायद वहां भी कब्जा कर लिया, उस एयरपोर्ट के बारे में किसी को आइडिया नहीं। और सभी लोग वो जब टूरिस्ट पैम्फलेट देते हैं, जब टूरिस्ट आते हैं और उसमें जो फोटोएं लगी हुई होती है, उन टूरिस्ट पैम्फलेट के बेसिस पर सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये एयरपोर्ट है, ये चीज़ है, ये माले की रोड है। किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं। कहते हैं कि रॉ के पास और इंटेलिजेंस के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं। रॉ के पास सिर्फ एक जानकारी थी, वो भी 1 घंटे बाद गलत निकल गई। रॉ ने ये कहा कि साहब माले का जो एयरपोर्ट है, हुलुल एयरपोर्ट, उस पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी 1 घंटे बाद गलत निकल गई। बाद में पता लगा कि हुलुल एयरपोर्ट पर अभी तक विद्रोहियों का कब्जा नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि हुलुल एयरपोर्ट से माले का करीब 15 मिनट का रास्ता है। मालदीव अगर आप कभी गए हो, क्योंकि मैं स्वयं में गया हूँ, मालदीव में छोटे छोटे करीब 2000 आइलैंड्स हैं। एक आइलैंड पर सिर्फ एयरपोर्ट है, एक आइलैंड पर कुछ मॉल्स बनी हुई हैं, एक आइलैंड पर प्रधानमंत्री का कार्यालय और उससे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के एयरपोर्ट, उस समय तक ये जानकारी थी कि एयरपोर्ट अभी तक खुला हुआ है और एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा नहीं हुआ है। कहते हैं कि मीटिंग में आने से पहले 7 रेस कोर्स रोड पर प्रधानमंत्री के कार्यालय में मालदीव के विदेश सचिव का फोन आया। विदेश सचिव के फोन को रोनेन सेन ने अटेंड किया, और रोनेन सेन ने जब अटेंड किया और विदेश सचिव भी थोड़े चिंतित थे, उन्होंने कहा साहब जितना जल्दी हो सके आप मदद कीजिए। तो कहते हैं कि रोनेन सेन ने ये कहा, क्योंकि वो लैंडलाइन से बात हो रही थी, तो रोनेन सेन ने कहा कि देखिए रेडियो स्टेशन पर दूसरी बिल्डिंग्स पर आपके विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। अब आपने हमें फ़ोन कर दिया है, उस फ़ोन को आप वापस चोगे पर रखिए मत, आप उस रिसीवर पर रखिए मत, क्योंकि जो पुराने फ़ोन जो लैंडलाइन के होते थे, जो ही आप रिसीवर पर रखते थे टेलीफोन एक्सचेंज में लाइट जल जाती थी। तो उन्होंने कहा क्योंकि आप ही टेलीफोन एक्सचेंज पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, आप इसको रिसीवर पर रखिए मत, क्योंकि जो ही आप रिसीवर पर रखेंगे वहाँ लाइट जल जाएगी और विद्रोहियों को पता लग जाएगा कि आप भारत से संपर्क में हैं। तो कहते हैं कि 18 घंटे तक वो विदेश सचिव का टेलीफोन जो है वो रिसीवर के बिना ही लटका ही रहा हो, जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कहते हैं कि मीटिंग चालू हुई, मीटिंग में कुछ बातों को डिस्कस किया गया। उसमें एक बात तो ये डिस्कशन हुई कि वायुसेना और थल सेना की जो टुकड़ी होगी उसको वहाँ भेजा जाए और नेवी को भी पूरा अलर्ट पर रखा जाए। समस्या ये थी कि विद्रोहियों के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही थी। एक जो चीज़ उभर के सामने आई और जो आर्मी ऑफिसर्स ने कहा कि साहब अभी तक ये पता नहीं लग पा रहा है कि जो विद्रोही हैं उनके पास स्टिंगर मिसाइल्स हैं या नहीं। अब स्टिंगर मिसाइल्स क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा अफगानिस्तान में या पाकिस्तान के विद्रोहियों के पास कुछ सैनिक अपने कंधे पर एक मिसाइल रख करके यूँ चलाते हैं। तो वो मिसाइल क्या होती है कि बड़े बड़े एरोप्लेन्स को जो है वो ध्वस्त कर देती है और वो उस मिसाइल की रेंज कभी कभी 5-5, 10 हज़ार फीट हो जाती है। तो उन्होंने कहा अगर विद्रोहियों के पास वो स्टिंगर मिसाइल है तो हमें अपने एयरक्राफ्ट को भी बहुत सावधानी से उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम कभी उनकी जद में आ सकते हैं और वो हमारे एयरक्राफ्ट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और दूसरी चीज़ ये उभर के आ रही थी कि अभी तक ये पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही थी कि हुलुल एयरपोर्ट विद्रोहियों के कब्जे में है या नहीं है, क्योंकि कुल मिलाकर के मालदीव में 2 एयरपोर्ट थे और ये एयरपोर्ट बड़ा महत्वपूर्ण था, वहीं से विद्रोहियों पर कब्जा किया जा सकता था अच्छी तरह से।
लेकिन निर्णय ये लिया गया कि आगरा में हमारे यहाँ एक पैरा ब्रिगेड है, कहा गया कि कुछ ही घंटों में आगरा की पैरा ब्रिगेड को तैयार करवा लिया जाए और सैनिकों को या तो एयरपोर्ट पर उतारा जाए, और अगर एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा हो तो पैराशूट से उतारा जाए। अब जब पैराशूट से उतारने की बात आई तो फिर एक समस्या आ गई। पैराशूट से उतारने के लिए अच्छा खासा लंबा समतल मैदान और ज़मीन भी चाहिए, और वो ज़मीन कम से कम फुटबॉल के 1 दर्जन ग्राउंड जितनी ज़मीन चाहिए, 1 दर्जन ग्राउंड जितनी, तब जाकर के आप उन पैराट्रूपर्स को, पैराशूट वालों को उतार सकते हैं, क्योंकि हवा का प्रेशर चलता है, और हवा के प्रेशर में अगर पैराशूट यहाँ उतरा है तो कम से कम आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर जाकर के पैराशूट उतारना पड़ता है। और मालदीव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि चारों तरफ, हर आइलैंड जो है उसके चारों तरफ जो है समुद्र है। अब समस्या ये हो रही थी कि इस तरह का कोई समतल मैदान मिल नहीं रहा था। एक समतल मैदान नीला नीला दिखा, वो भी गलतफहमी निकली। वो जो नीला जो समुद्र में जो कोरल रिंग्स जो जाती है नीली नीली, वो कोरल रिंग्स थी, जिसको कि हमने कई बार वो सैनिकों ने मैदान समझ लिया, बाद में पता लगा कि तो कोरल रिंग्स है, तो वो भी नहीं हुई। और इसी बीच जब ये पता लगाया गया, देखा गया कि अगर पैराशूट से लोगों को उतारा जाए तो इसमें रिस्क कितनी है, तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बताया गया कि देखिए, अगर पैराशूट से उतारा जाएगा तो बहुत अधिक संभावना ये बात है कि एयरपोर्ट से पैराशूट पर उतारेंगे तो एयरपोर्ट पे नहीं उतरेंगे, समुद्र में जाकर के ही उतरेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट खुद भी उसके चारों तरफ समुद्र है। और जैसा मैंने भी एयरपोर्ट देखा है तो एक छोटी सी स्ट्रिप है, उसके चारों तरफ समुद्र है वहाँ पर। तो अगर आप पैराशूट से उतारेंगे भी सही तो समुद्र में जाके गिरेंगे, और समुद्र में हमारे पैराशूट की सर्वाइवल रेट सिर्फ 50% रहेगी, 50%। उन्होंने बताया कि पैराशूट जब उतरता है आदमी तो उसके बाद उन रस्सियों को खोलने में समय लगता है, और जब आप समुद्र में पैराशूट पर उतरें तो उन रस्सियों को खोलने में कई बार समय लगता है, और समय में ये हो सकता है कि पैराट्रूपर्स की जान की भी एक रिस्क हो जाए। तो ये 50% इस चांस को बताया गया। उसी समय कुछ निर्णय भी किए गए। निर्णय ये किए गए कि हुलुल हवाई अड्डे को पर सैनिकों को लैंड करवाया जाए अगर विद्रोहियों का कब्जा नहीं है, और अगर विद्रोहियों का कब्जा है तो फिर पैराशूट से उतरवाया जाए। अब साथियों, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी रिस्क हमारे जांबाज सैनिकों की है। सर्वाइवल रेट पैराशूट से उतरने पर 50-50 है, लेकिन उस समय कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था। और अगर एयरपोर्ट पर उतर लिया जाए और एयरपोर्ट को सबसे पहले कब्जे में लेना है, और कब्जे में लेकर के फिर बोट्स के जरिए और जेटीज के जरिए माले तक पहुंचना है, जहां से कि 15 से 20 मिनट तक लग सकते हैं पहुंचने में। अब दूसरी समस्या ये हो गई कि आर्मी वालों ने कहा कि साहब, मान लीजिए अभी तो एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा नहीं है, जब तक ऑपरेशन होता है अगर विद्रोहियों का कब्जा हो जाए तो क्या हो, और विद्रोहियों का कब्जा अगर हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। तो ये निर्णय निकाला गया कि इस समय जो कि जहां पर कि विद्रोहियों का कब्जा नहीं है, एक पासवर्ड रखा जाए, और जो ही सिग्नल हम दें एयरपोर्ट वाले पर तो वो एयरपोर्ट एटीसी जो स्टाफ है वो उस पासवर्ड को बोले और हम भी पासवर्ड बोल दें। तो एक पासवर्ड निकाला गया, वो था हादिया, कि सबसे पहले एटीसी वाले स्टाफ बोले हादिया बोले, हम भी बोल दें, और उसके बाद जो ही एयरपोर्ट पर वापस हम उतरने की लैंडिंग प्रोसेस हो उसमें सिर्फ 10 सेकंड के लिए एयरपोर्ट की लाइट जल जाए और 10 सेकंड बाद बंद कर दी जाए, ताकि हम एयरफोर्स वाले और सैनिक के चाहते कि हम पूरी तरह से एश्योर हो जाएं कि वहां पर विद्रोहियों का कब्जा नहीं है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी पूरी मीटिंग में बैठे रहे, वो खुद भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस पायलट थे, लेकिन उन्होंने अपनी कोई राय दी नहीं। मीटिंग कहते हैं कि लंबी चली और सुबह 10:40 तक वो चलती रही मीटिंग खत्म होती है, और सेना मुख्यालय से एक संदेश ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर बुलसारा, बहुत बढ़िया ऑफिसर हैं, उन्होंने श्रीलंका में भी काम किया। बुलसारा को एक मैसेज आता है, और मैसेज में ये कहा गया कि साहब 100 पैराट्रूपर्स, एक मेडिकल टीम, इंजीनियरिंग टीम और सिग्नल टीम को आप तैयार रखिए, और 12 घंटे के नोटिस पर आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है। और उन्हें यह बताया गया कि आपको एक द्वीप पर जाना है, आइलैंड पर। अब चूंकि बुलसारा स्वयं श्रीलंका में काफ़ी ऑपरेशन हमने कर चुके थे, तो श्रीलंका में जो जाफना आइलैंड था जो कि विद्रोहियों के कब्जे में था, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया। तो जब द्वीप कहा गया लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उस समय नहीं बताई गई, तो उनके दिमाग में एक इंप्रेशन रहा कि शायद जाफना में कोई तगड़ा ऑपरेशन करना होगा, तो इसलिए एक उनके दिमाग में परसेप्शन उभरा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसी इंप्रेशन पर चलते रहे। लेकिन आधा घंटे बाद फिर फ़ोन आता है दोस्तों के पास, और फ़ोन में ये कहा जाता है कि 12 घंटे नहीं, आपको किसी भी समय 1.5 घंटे बाद ही आपको पैराट्रूपर्स को लेकर चलना है। सोचिए
कितना मुश्किल का वो क्षण होता होगा जबकि कह दिया जाए कि इन सारी यूनिट को लेकर के 1.5 या 2 घंटे बाद ही आपको कूच करना है। कहते हैं कि उसी समय एयर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मिस्टर रॉड्रिक्स थे। रॉड्रिक्स ने फिर बुलसावा को बताया, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका टारगेट मालदीव है और दुश्मन के पास हो सकता है स्टिंगर मिसाइल भी हो, मोर्टार्स भी हो, और माले को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है और आपको उसको कंट्रोल में करना है। और उसमें 3 IL-76 विमान आपके साथ रहेंगे, 10 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपके साथ रहेंगे और उसके साथ साथ पैराट्रूपर्स आपके साथ रहेंगे। तो उस समय तो कहते हैं कि आर्मी में बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। चीफ ऑफ द आर्मी, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा यस सर। बाद में बुलसारा ने अपने सहयोगी से बात की तो बुलसारा ने सबसे पहले कहा कि मालदीव है कहाँ। अब बुलसारा को स्वयं पता नहीं था मालदीव कहाँ है, होता है कई बार। कहते हैं कि उसी समय एक अधिकारी उस हेडक्वार्टर की लाइब्रेरी से नक्शा लेकर के आए। उस नक्शे में मालदीव को देखा गया और नक्शे में जब मालदीव को देखा गया तब ये आइडिया हुआ कि सब यहाँ मालदीव है। जब ये बात चली रही थी तो उस समय ये भी डिस्कस किया गया कि अगर विद्रोही ज़्यादा हों, स्थिति आपके कंट्रोल में ना आए तो रात को इस ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया जाए और दूसरे अर्ली मॉर्निंग में त्रिवेंद्रम से प्लान भी तैयार किया गया कि त्रिवेंद्रम से एयर स्ट्राइक की जाए इंडियन एयरफोर्स की और वो ऑपरेशन चालू किया जाए। लेकिन सारा का सारा अधिकार बुलसारा को दे दिया गया कि आपको उस समय स्थिति को देखते हुए सारा डिसीजन लेना है। कहते हैं कि उसी समय एक दूसरी स्थिति और घटी। जो इंडियन हाई कमिश्नर थे मालदीव में, वो भी हमारे सेना के अधिकारियों के साथ थे। सेना के अधिकारियों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप भी हमारे साथ मालदीव चलिए। अब वो सिविलियन ऑफिसर, IAS ऑफिसर, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि साहब देखिए मेरा रोल था, ख़त्म हो गया, अब तो आपका रोल है। तो कहते हैं कि सेना के अधिकारियों ने उनसे कहा कि साहब ये देश पर विपत्ति का सवाल है और देश के संकट के समय रोल नहीं होते, सेवाएं होती है और हम आपकी सेवा चाहते हैं। तो कहते हैं बनर्जी उस समय तैयार हो गए। जब बनर्जी तैयार हुए तो उनसे कहा गया कि अब आप, उनका घर आगरा में था, उनके साहब आगरा मत जाइए, आप सीधा हमारे साथ चलिए। कहते हैं कि उस समय कहा कि मैं जो है मेरे पास रेजर और शेविंग ब्लेड मेरे पास नहीं है और मैं सुबह का समय जो है सबसे पहले शेविंग करता हूँ। तो कहते हैं कि आर्मी कैंटीन को खुलवाया गया, रात को रेजर ब्लेड और सब निकलवाए गए और कहते हैं कि उससे पहले उनको सेना मुख्यालय में लाया गया। तो जब वो डिस्कशन चल रहा था बुलसारा के साथ तो वो भी वहाँ पहुँच गए। एक नक्शा हुलहुल एयरपोर्ट का सेना के अधिकारी देख रहे थे, मीटिंग में बनर्जी भी बैठे हुए थे। तो बनर्जी ने कहा कि ये नक्शा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो तो मालदीव में उच्चायुक्त थे, 50 बार उन्होंने हुलहुल एयरपोर्ट को देखा है। बाद में जब बनर्जी ने कहा तो बनर्जी ने देखा तो कहा कि हुलहुल एयरपोर्ट का नक्शा ही नहीं है, ये मालदीव का जो दूसरा एयरपोर्ट है, गान का एयरपोर्ट, वहाँ का नक्शा था। उसी समय अपनी गलती को सुधारा गया और हुलहुल एयरपोर्ट का दूसरा नक्शा लेके आया गया। बनर्जी उस क्षण को याद करते हुए कहते हैं कि मैं उस समय पहुँच गया, अगर मैं नहीं पहुँचता तो कितना बड़ा एक गलती और एक मिस्टेक एयरफोर्स से होने की संभावना थी। तो कहते हैं कि उसी समय सारी स्ट्रेटजी को अंतिम रूप दिया गया और आर्मी ऑपरेशन किस तरह से होगा ये सारी स्ट्रेटजी वहाँ तैयार की गई। साथियों, अब वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो ये कि ग्राउंड वर्क भारतीय फौज ने, हमारे डिप्लोमेट्स ने, प्रधानमंत्री ने, सारे लोगों ने मिलकर के ग्राउंड वर्क किस तरह से तैयार किया एयर स्ट्राइक का और नेवी स्ट्राइक का। एयर स्ट्राइक, नेवी स्ट्राइक किस तरह से होती है और किस तरह से हमारी फौज एक नए इतिहास को रचती है, ये अगले सप्ताह पार्ट 2 में फिर आपके साथ मिलूंगा, उस समय आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।